नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस पर आधारित एक विश्लेषण पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। ये जानकारी हमें मिली है एक एनालिसिस से जो इसी किताब पर फोकस करता है। क्या कभी सोचा है कि पैसे को लेकर लोग अक्सर इतने अतार्किक से लगने वाले फैसले क्यों कर लेते हैं, या फिर ये कि अमीर दिखना और सच में धनवान होना ये एक ही बात क्यों नहीं है? ये सवाल तो बहुत आम है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस स्रोत से पैसे से जुड़ी जो मनोवैज्ञानिक बातें हैं उनको समझें और जाने कि हमारे वित्तीय व्यवहार के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, मॉर्गन हाउसल। हाँ। वो द मॉटली फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े नामों के लिए लिख चुके हैं और उनके लिखने की स्टाइल थोड़ी अलग है। हाँ बिल्कुल, वो फाइनेंस, साइकोलॉजी और कहानियों को मिला देते हैं। हाँ वही, कहानियों के जरिए समझाते हैं। और इस किताब का जो विश्लेषण है उसकी खास बात यही है कि ये कोई कैसे करें गाइड नहीं है, मतलब पैसे कैसे कमाएं टाइप की नहीं। अच्छा। ये असल में ये बताती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि हमारी भावनाएं, हमारी परवरिश, हमारे तजुर्बे, ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर एक्सेल शीट से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। मतलब स्प्रेडशीट एक तरफ और हमारी भावनाएं दूसरी तरफ। बिल्कुल, ये हमारे व्यवहार के पीछे का क्यों समझने की कोशिश है। यहाँ दिलचस्प बात यही है। तो विश्लेषण में बताया गया है कि किताब में कुल 19 छोटे अध्याय हैं। हाँ, छोटे छोटे, और हर एक में कोई ना कोई अहम विचार है। तो स्रोत से कई मुख्य बातें निकली हैं, कुछ पर गौर करते हैं। जरूर। पहली बात जो विश्लेषण में दिखी वो है असली धन वो है जो दिखाई नहीं देता। स्रोत में एक लाइन है बड़ी सोचने वाली, अक्सर पैसा इसलिए खर्च किया जाता है ताकि दूसरों को दिखाया जा सके कि आपके पास कितना पैसा है। हाँ। लेकिन विडंबना ये है कि धन दिखाने के लिए पैसा खर्च करना अपने धन को कम करने का सबसे तेज तरीका है। ये तो काफी गहरी बात लगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत अहम है। ये हमें वो जो तुरंत कुछ पाने की इच्छा होती है ना, हाँ, या दिखावा करने की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसका विरोध करने को कहता है। असली दौलत वो चमचमाती चीजों में नहीं है, वो उन चीजों में छिपी है जो शायद दिखती भी नहीं, जैसे निवेश, बचत खाते या फिर कर्ज ना होना। सही। विश्लेषण यही कहता है कि भाई देखो, वित्तीय सुरक्षा दिखावे से नहीं आती, वो आती है अनुशासन से, बचत से, समझदारी भरे निवेश से। मतलब संयम और लंबी सोच। एग्जैक्टली, संयम और दीर्घकालिक सोच। और इसी लंबी सोच से जुड़ी है दूसरी बात जिसे स्रोत कहता है कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, कंपाउंडिंग। विश्लेषण बताता है कि हाउजर मानते हैं कि निवेश में सबसे ताकतवर चीज पैसा या दिमाग नहीं बल्कि समय है। समय, हाँ। इसमें वॉरेन बफे का उदाहरण दिया है जो बिल्कुल सही बैठता है। वो इतने अमीर सिर्फ इसलिए नहीं बने कि अच्छे निवेशक थे, बल्कि इसलिए कि वो दशकों तक अच्छे निवेशक बने रहे। कंपाउंडिंग को पूरा टाइम मिला अपना काम करने का। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये धैर्य के मनोवैज्ञानिक महत्व को दिखाता है। हाँ। आजकल की दुनिया में सब कुछ तेज चाहिए, तुरंत नतीजे चाहिए, लेकिन कंपाउंडिंग सिखाती है कि छोटी लगातार कोशिशें समय के साथ कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। ये जो जल्दी अमीर बनने वाली सोच है ना, उसके बिल्कुल उलट है ये। हाँ, रातों रात वाला हिसाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, लगातार टिके रहना होता है, और ये साइकोलॉजिकली आसान नहीं है। सही बात है, रोज मार्केट ऊपर नीचे होता है। हाँ, उस शोर को अनदेखा करना पड़ता है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पहलू है भाग्य और जोखिम, लक इन रिस्क। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्रोत में इस पर बात हुई है। विश्लेषण कहता है कि सफलता हमेशा सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती और असफलता भी हमेशा हमारी नालायकी नहीं होती। बिल गेट्स का उदाहरण फिर से आता है कि ये महज मतलब ये किस्मत ही थी कि 1975 में वो अमेरिका के उन गिने चुने हाई स्कूलों में थे जहां कंप्यूटर था। सही। इस एक चीज ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और ये मानना साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है, यह हमें विनम्र बनाता है। कैसे? देखिए, जब हम सफल होते हैं तो ये याद दिलाता है कि शायद किस्मत का भी हाथ था, तो हम हद से ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं आते। अच्छा, हाँ। और जब फेल होते हैं तो ये समझने में मदद मिलती है कि शायद सब कुछ हमारे कंट्रोल में था ही नहीं, तो खुद को या दूसरों को कोसने के बजाय हम हालात का विश्लेषण करते हैं। सही कहा। ये जो बाहरी चीजें हैं, किस्मत और जोखिम, इनकी भूमिका को मानना
हमें दुनिया को और खुद को ज्यादा संतुलित नजरिए से देखने में मदद करता है। स्रोत एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने लाता है। एक डबल अप्रोच, निराशावादी की तरह बचाओ और आशावादी की तरह निवेश करो। हाँ, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमें हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है, जैसे कल कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए इमरजेंसी फंड वगैरह जरूरी है। ओके, लेकिन साथ ही भविष्य को लेकर उम्मीद रखनी है, मानना है कि लंबे समय में तरक्की होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। एग्जैक्टली, इसलिए निवेश करना है। ये तो बड़ा दिलचस्प संतुलन है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ निराशावादी सोच हमें सुरक्षा देती है, अचानक कोई मुश्किल आ गई, नौकरी चली गई, बीमारी आ गई, उसके लिए तैयार रखती है। डर को काबू में रखने का एक तरीका है ये। दूसरी तरफ आशावादी सोच हमें बढ़ने का मौका देती है, भविष्य में भरोसा रखने का, अपने पैसे को काम पर लगाने का नजरिया है। तो दोनों चाहिए। हाँ, विश्लेषण यही कहता है कि स्थिरता और ग्रोथ दोनों के लिए ये संतुलन जरूरी है, सावधानी भी और विश्वास भी, डर और उम्मीद के बीच बैलेंस। और पांचवा मुख्य विचार जिस पर विश्लेषण काफी जोर देता है वो है, आप पागल नहीं हैं, बस अलग है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया अलग होता है। बिल्कुल। उसके अपने अनुभव, उसकी परवरिश, वो किस पीढ़ी का है, बिल्कुल, इन सब बातों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी और के पैसे से जुड़े फैसले, चाहे वो हमें अजीब लगे या गलत, उन्हें उनके हालात समझे बिना जज करना बेकार है। ये बात तो पैसों की बातचीत में सहानुभूति और समझ लाने के लिए बहुत ही जरूरी है ना? हाँ, अक्सर हम क्या करते हैं, पैसों के फैसलों को सही या गलत में बांट देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि हर फैसले के पीछे एक कहानी है, डर है, उम्मीदें हैं, ज्ञान का अपना स्तर है। इसे समझने से न सिर्फ हम दूसरों के लिए ज्यादा सहनशील होते हैं, बल्कि अपने खुद के बर्ताव को भी बेहतर समझ पाते हैं। जजमेंट से हटकर समझ की ओर जाना। हाँ बिल्कुल, जजमेंट से समझ की ओर। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इस बात पर काफी गहराई से जाता है कि कैसे हमारा अपना इतिहास, बचपन के अनुभव, परिवार की आर्थिक स्थिति, हमने जो आर्थिक उतार चढ़ाव देखे हैं, वो हमारी पैसों की आदतों को बनाते हैं। हाँ, ये बहुत गहरा असर डालते हैं। विश्लेषण कहता है कि हमारे ज्यादातर फैसले ठंडे दिमाग वाले तार्किक फैसले नहीं होते, वो हमारी भावनाओं से निकलते हैं। अच्छा, जैसे स्रोत में उदाहरण है कि कोई व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में सब कुछ जानता है, सारे फैक्ट्स पता है, फिर भी निवेश करने से डरता है। हाँ। क्योंकि उसके मन में बाजार गिरने का एक गहरा भावनात्मक डर बैठा हुआ है। फैक्ट्स नहीं, डर उसे रोक रहा है। और यहीं पर मतलब आत्म जागरूकता का महत्व सामने आता है। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस, अपने भावनात्मक झुकाव जैसे डर, लालच या पुराने बुरे अनुभव, या फिर वो फोमो होता है ना। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इनको पहचानना और मानना ये बहुत जरूरी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कोई खास फैसला क्यों ले रहे हैं, चाहे वो ऊपर से अतार्किक लगे, तो ये हमें अपने व्यवहार को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करता है। ये महसूस करना कि शायद मेरा डर मुझ पर हावी हो रहा है या मैं दूसरों की देखा देखी ये कर रहा हूँ, ये हमें ज्यादा सचेत बनाता है, बेहतर निर्णय लेने की ताकत देता है। ये एक तरह का आहा मोमेंट है। हाँ बिल्कुल, ये वो आहा मोमेंट है जब चीजें साफ हो जाती हैं और हम अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से देख सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें, ये अंतर्दृष्टि, ये किसके काम की है? क्या ये सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए है? नहीं नहीं नहीं, स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। इस विश्लेषण से मिलने वाले सबक और हाउजल की किताब के विचार तो स्टूडेंट्स, युवा प्रोफेशनल्स, उद्यमी, जो लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, सबके लिए। हाँ, असल में हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। और खास तौर पे उन लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है जो पारंपरिक फाइनेंस की किताबों से घबराते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनकी भाषा भारी भरकम होती है, जटिल चार्ट्स होते हैं। लेकिन जैसा विश्लेषण बताता है, हाउजल का नजरिया अलग है। वो कहानियों, असल जिंदगी के उदाहरणों और ऐसी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं जिनसे आम इंसान आसानी से जुड़ सकता है। मतलब फाइनेंस को मानवीय बनाता है ये नजरिया। बिल्कुल, उसे आंकड़ों और सिद्धांतों के दायरे से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी भावनाओं से जोड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? अगर हम स्रोत के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो 3 बातें खास तौर पे सामने आती हैं। पहली,
पैसे के खेल में कामयाबी आपकी होशियारी से ज्यादा आपके बर्ताव पर निर्भर करती है। व्यवहार, हाँ। आप कितने स्मार्ट हैं इससे कम फर्क पड़ता है, आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। सही। दूसरी, लंबी अवधि की सोच हमेशा छोटी अवधि की जीत से बेहतर होती है। धैर्य और टिके रहना जरूरी है। कंपाउंडिंग इसी का नतीजा है। बिल्कुल। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, हाँ। बल्कि अपने समय पर नियंत्रण पाना है। ये आखिरी बिंदु वाकई बहुत गहरा है, बहुत गहरा है ना? हाँ, ये वित्तीय स्वास्थ्य की परिभाषा को सिर्फ बैंक बैलेंस से आगे ले जाता है। ये इसे जीवन में आजादी, ऑटोनॉमी, हाँ ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से जीने की आजादी, अपने समय का मालिक होने से जोड़ता है। विश्लेषण इसी पर जोर देता है कि असली दौलत शायद ये क्षमता है कि आप सुबह उठकर तय कर सकें कि आज आप क्या करना चाहते हैं। ये पैसे के लक्ष्य को एक मानवीय चेहरा देता है, जो सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा है। हाँ, जो सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिला के इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि पैसे के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको समझना शायद नंबरों और चार्ट्स समझने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। निश्चित रूप से। ये हमारे फैसलों को और आखिरकार हमारी वित्तीय स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। और यहीं से एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये सच है कि हमारे वित्तीय निर्णय हमारे अपने इतिहास और हमारी भावनाओं से इतने गहरे जुड़े हैं, तो इस समझ को अपनाने से कंपनियां या वित्तीय सलाहकार या सरकारें वो वित्तीय शिक्षा और योजना बनाने के अपने तरीकों को कैसे बदल सकती हैं? अच्छा सवाल है। क्या हमें सिर्फ बजट बनाना और निवेश करना सिखाने से आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमें लोगों को उनकी भावनात्मक समझ और पैसे से जुड़े उनके अपने मनोविज्ञान को समझने में भी मदद करनी चाहिए? ये निश्चित रूप से सोचने और आगे पड़ताल करने लायक एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है।